नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सारस्वत। आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 बीएनएस के सेक्शन 3 पे बात करेंगे। सेक्शन 3 जो है साधारण स्पष्टीकरण है। अब इसका एक नंबर 1 क्या कहता है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दंड, उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड, उपबंध का प्रत्येक उदाहरण साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय यानी चैप्टर 3 में है। साधारण अपवाद जो दिए गए हैं अंतर्विष्ट अपवादों के अंतर्गत समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों की ऐसी परिभाषा दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया गया न हो। अब इसको दृष्टांत से समझते हैं। दृष्टांत नंबर ए में इस संहिता की वे धाराएं जिसमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का बालक ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उन साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। अब इसके दृष्टांत बी में समझते हैं कि बी में कहा गया है कि एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना य को जिसने क की हत्या की है पकड़ लेता है। यहां क सदोष प्ररोध के अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वह य को पकड़ने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था और इसीलिए यह मामला उस साधारण अपराध के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। अब इसके जब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं सेक्शन के पे, तो प्रत्येक पद समझना जरूरी है। प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया है। अब पद का हम यहां पद को समझते हैं। पद का जो स्पष्टीकृत भाव है, निर्वचन का यह एक सिद्धांत है कि यदि एक ही शब्द समरूप अधिनियम में एक से अधिक बार आए तो वह संपूर्ण अधिनियम में समतुल्य अर्थ प्रकट करने वाला माना जाएगा, जब तक कि उसके संदर्भ में यह दर्शित न हो जाए कि विधायिका ने उन शब्दों को पृथक भाव में भिन्न स्थानों पर प्रयुक्त किया है। अब निर्वचन के लिए संपूर्ण विधि एक साथ देखी जाएगी। इस प्रकार यदि किसी पद का अभिप्राय विधि में किसी एक स्थान पर स्पष्ट कर दिया गया हो तो हर स्थान पर जब वह पद आएगा सर्वत्र वही अभिप्राय समझा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि इस अभिप्राय के अतिरिक्त अन्य कोई अभिप्राय उस शब्द के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार नहीं होगा। अब हम जो बात करते हैं सेक्शन 3 के तीसरे भाग में, इस तीसरे भाग में कहा गया है कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति का पति या पत्नी या लिपिक या सेवक के कब्जे में है तो वह इस सहायता के अर्थ में अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। अब हमको इसको जो है समझ लेते हैं स्पष्टीकरण से कि लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। अब कब्जा तथा अभिरक्षा आंग्ल विधि के अधीन कब्जा तथा अवरक्षा के मध्य सम्यक भिन्नता है। उक्त भिन्नता के अधीन इस धारा को समझा जाएगा। अब आगे बात करते हैं कि पत्नी का कब्जा इस धारा में प्रयुक्त पत्नी शब्द को विस्तृत अर्थ में अंगीकृत किया जाएगा। इसके लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति और पत्नी के मध्य प्रचलित प्रथा द्वारा वैवाहिक संबंधों का स्थापित होना आवश्यक है। अब स्वामी या पत्नी के कब्जे में न्यस्त की गई किसी वस्तु को सेवक तथा पति की संपत्ति माना जाएगा। यदि गृहिणी मकान में रह रही है तो उक्त दशा में मकान स्वामी की ओर से उक्त मकान की सभी वस्तुओं को गृहिणी के कब्जे में होने की उपधारणा की जाएगी। अब धारा में प्रयुक्त शब्द कब्जा से सचेतन कब्जा अभिप्रेत है, न कि भौतिक कब्जा अभिप्रेत हो। अब हम जो है सेक्शन 3 के सब डिवीजन 4 में आते हैं, यानी चौथे पार्ट में इसके में आते हैं। इसमें जो चौथे में कहा गया है कि जब तक संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो, इसे संहिता के प्रत्येक भाग में
किए गए कार्यों को निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी है। अब कौन सी आकृति अवैध लोप की कोटि में है आएंगी? उक्त तथ्य का निर्णय सहायता के प्रत्येक उपभवनों के शब्दों पर निर्भर करता हो जब आश्रित व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य संबंधित व्यक्ति पर आरोपित कर्तव्य न हो तो उसके द्वारा कार्य न करना अवैध लोप की कोटि में नहीं आएगा। अब यहां हम समझ लेते हैं अवैध लोप कि अवैध लोप इन स्थितियों में उत्पन्न होता है जब विधि किसी व्यक्ति पर किसी कार्य को करने का कर्तव्य आरूढ़ करती है और वह व्यक्ति उस कर्तव्य को न करता हो, उक्त लोक उसे दंड के लिए उत्तरदायी बना देता है। अब जो है हम इसके नंबर 5 में आते हैं कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने शब्द के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वो कार्य अकेले उसी ने किया हो। अब इसको हम यह समझ लेते हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक अभियुक्त व्यक्ति साथ से डकैती डालने के प्रयोजनार्थ घातक हथियारों से लैस होकर आश्रित स्थान पर जाते हैं तथा उन अभियुक्त व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति सामान्य आशय के अग्रसरण में किसी व्यक्ति पर गोली चला देता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी दशा में सभी अभियुक्त व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 3 के 1 और भारतीय के अधीन हत्या के अपराध के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी माने जाएंगे। अब हम इसके नंबर 6 में आते हैं। जब नंबर 6 को हम समझेंगे और पढ़ेंगे, नंबर 6 कहता है कि जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आशय से उस कार्य में संलग्न होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। अब इसको समझते हैं कि जहां अनेक हमलावर अभियुक्तों द्वारा मृतक की पिटाई किए जाने के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु होना संभव हो, वहां मृतक को पीटने के अपराध में भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 द्वितीय भाग के अधीन हत्या होने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है। अब इसको जो बताया गया था वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण केस था कि इब्राहिम शेख बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR। अब इसमें जो है इसको बताया गया था। अब हम चर्चा करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 में कहा है कि जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कार्य किया जाना या उस परिणाम को कार्य करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना कि उस परिणाम का अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोक द्वारा कार्य किया जाना वही अपराध है। अब इसको दृष्टांत से समझ लो कि दृष्टांत को अंशतः यह को भोजन देने का अवैध रूप से लोभ करके और अंशतः यह को पीटकर जानबूझकर यह की मृत्यु कार्य करता है, क ने हत्या की है। अब नंबर 8 पर चर्चा करते हैं। नंबर 8 कहता है कि जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है, तो वह उस अपराध को करता है। अब समझते हैं इसको कि क और ख पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर यह को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। क और ख यह की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं। यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। यहां क और ख हत्या करने में साशय सहयोग करते हैं और उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है। वो दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक पृथक है। अब हम बात करेंगे नंबर 9 की। नंबर 9 में कहा गया है कि जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं
या संबद्ध है, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराध के दोषी होंगे। अब दृष्टांत से समझते हैं इसको कि दृष्टांत में क गंभीर प्रकोपन की ऐसी स्थिति के अधीन य पर आक्रमण करता है कि य को उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानववध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। ख जो य से वैमनस्य रखता है उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत न होते हुए य का वध करने में क की सहायता करता है। यहां यद्यपि क और ख दोनों य की मृत्यु कारित करने में लगे हुए हैं, ख हत्या का दोषी है और क केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। अब जो है ये सेक्शन 3 जो जिस तरीके से इसमें जो शब्दों का चयन है कानून के शब्दों का, तो उसके बारे में जो है ये सारी चीजें बताई गई हैं। और ये सेक्शन जो है जब हम पहले इसके पार्ट में गए तो पहले पार्ट में जो बताया गया है उन सारे सेक्शंस को हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे जो इसमें अपवाद दिए गए हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जुड़े रहें, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस कानूनी जानकारी को। आगे फिर मैं आपसे एक नए अंक में फिर मुलाकात करता हूं। बहुत